गुड मॉर्निंग। मैं रविंद्र कुमार आज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन बीकॉम सेमेस्टर 2 के लिए ये थर्ड लेक्चर होगा, जिसमें हम प्रबंध के कार्य क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण प्लानिंग योजना पर नजर डालेंगे। इसके पहले हम लोगों ने अपने लेक्चर 1 में प्रबंध क्या है, इसकी आवश्यकता, इसकी प्रकृति को जाना था, और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने प्रबंध की विशेषता और उसके महत्व को विस्तार से जाना था और प्रबंध के कार्य क्षेत्रों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की थी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रबंध के कार्य क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है उस पे चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि प्लानिंग जो है एक प्राथमिक कार्य है प्रबंध का। Its purpose is to ensure optimum utilization of human and economic resources in the business process. फिर planning is an intellectual management process concerned with defining goals for a company's future direction and determining the mission and resources to achieve those targets. To meet objective, managers may develop plan such as business plan or marketing plan. प्लानिंग को सबसे प्राथमिक कार्य माना गया है प्रबंध के मामले में, और यह इंश्योर करता है कि जो भी संसाधन, चाहे वो मानव संसाधन हो चाहे आर्थिक संसाधन हो, उसका समुचित उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन व्यवसाय में हो, प्रबंध द्वारा किया जाए। प्लानिंग को एक इंटेलेक्चुअल मैनेजमेंट प्रोसेस कहा जाता है, मतलब विद्वतापूर्ण प्रबंधकीय प्रक्रिया इसको कहा जाता है, जो कि कंपनी द्वारा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लक्ष्यों को तय करता है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी संसाधन हम उस कार्य में लगाएंगे को तय करता है। अगर हम जब भी कोई काम करते हैं तो योजना बनाते हैं, और ये योजना लक्षित होती है जो संस्था है उसके मुख्य उद्देश्य की ओर, जिस कार्य के लिए संस्था की स्थापना की गई हो। तो हमारी जो प्लानिंग है वो सबसे इंटेलेक्चुअल मैनेजमेंट प्रोसेस इसको कहा गया है, मतलब ये दिमाग वाली चीज है, और इसी पर किसी भी संस्था की सफलता और असफलता निर्भर करती है, क्योंकि ये योजना ही निर्दिष्ट करती है, दर्शाती है कि संस्था का लक्ष्य क्या है, और संस्था का लक्ष्य जब दर्शाती है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संस्था को किस प्रकार से काम करना होगा ये भी तय करके रखती है और वो दिशा निर्देश देती है। अब इसका अर्थ, इन सिंपल टर्म्स, प्लानिंग इज designing in advance what is to be done, when is to be done, and how is to be done, and by whom it is to be done. मतलब प्लानिंग ये तय करता है एडवांस में कि क्या किया जाना है, कब किया जाना है, कैसे किया जाना है और किसके द्वारा किया जाना है। एक्चुअली यही योजना है कि जब भी हम कुछ करने जा रहे हैं तो हम पहले से तय कर लेंगे कि हमको क्या करना है,
कैसे करना है और किन लोगों के द्वारा ये कराया जाना है। इट ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। मतलब कि ये हम कहाँ हैं और हमको कहाँ जाना है कि बीच में जो कमियां हैं उनको पाटने का ये सबसे बेहतर तरीका है प्रबंध में। इट इंक्लूड्स सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम अमोंग द ऑल्टरनेटिव्स। यह लक्ष्य तय करता है, यह नीतियां निर्धारित करता है, यह कार्य विधि तय करता है, प्रोसीजर्स, एंड जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें से इन चीजों को निकालता है, विभिन्न ऑल्टरनेटिव्स जो उपलब्ध हैं उनमें से, और एक फाइनल निर्णय लेता है जिसके आधार पर ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स और पूरा कार्यक्रम निर्धारित होता है। A plan is a predetermined course of action to achieve a specified goal. कोई भी योजना एक पूर्व निर्धारित कार्य योजना होती है जो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई जाती है। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यह प्रबंध का सबसे प्राथमिक कार्य है, प्रक्रिया है, फंक्शन है, जो भी चाहे हम कह सकते हैं। ये ऊपर भी आपको स्पष्ट किया है। अब योजना का महत्व। किसी भी योजना के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि कार्य को दिशा प्रदान करता है। ये प्रबंध इसीलिए महत्वपूर्ण है कि योजना जो है, प्रबंध की योजना इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि यही वो क्षेत्र है जो कार्य को एक उचित दिशा प्रदान करता है। मतलब हमारी जो प्लानिंग है, जो योजना है, उसमें हम लक्ष्य की ओर लक्षित होते हैं। हमारा हर काम, हमारी हर कार्यवाही, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो किस चीज के लिए काम करते हैं कि हम अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करें। तो ये दिशा प्रदान करती है कि उस लक्ष्य तक हमको कैसे पहुंचना है। पीछे हमने देखा कि कार्य योजना बनाती है, पॉलिसीज बनाती है और साथ में ये तय करती है कि इनको कैसे कार्यान्वित किया जाए। तो ये स्पष्ट है कि जब हम योजना बनाते हैं तो योजना में नीतियां निर्धारित करते हैं, कार्य विधि निर्धारित करते हैं और ये सारी चीज़ों का निर्धारण हम इसलिए करते हैं कि हमें जो निर्धारित लक्ष्य है उस तक पहुंचना है, उसे प्राप्त करना है। दूसरा पॉइंट है, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता के जोखिम को कम करता है। हम प्रबंध के अंतर्गत जब भी योजना बनाते हैं तो योजना का उद्देश्य पहला तो है कि लक्ष्य को प्राप्त करना। अब उस लक्ष्य को पहले हम लोगों ने देखा कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कब करना है और किसके द्वारा कराना है। ये योजना का जो हिस्सा है, इसका अर्थ ही ये है कि कहीं भी अनिश्चितता न हो, और अनिश्चितता अगर नहीं होगी तो जोखिम भी नहीं के बराबर होगी। तो इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता के जोखिम को कम करता है और इसके लिए ये पहले से तय करता है कि जो काम होना है वो कब होना है, कैसे होना है और किन लोगों के द्वारा किया जाना है। तो जब ये सारी चीजें तय हैं, कब, कैसे और किन के द्वारा, तो अनिश्चितता की संभावना निर्मूल हो जाती है, बिल्कुल नहीं के बराबर रह जाती है और जोखिम स्वतः समाप्त हो जाता है। तीसरा बिंदु है, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। जब हम योजना बनाते हैं लक्ष्य निर्धारित करके, तो
जो भी चीजें हम प्लान करते हैं उस प्लान में बराबर इस बात का ख्याल रखते हैं कि कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं हो। मतलब एक ही चीज बार बार अलग अलग जगहों से दोहराई नहीं जाए। अगर एक चीज तय है कि अमुक के द्वारा या अमुक विभाग के द्वारा किया जाना है तो वो वही करेगा, दूसरा विभाग किसी भी हालत में वहां ओवरलैप उस काम में नहीं करेगा, क्योंकि अगर ओवरलैपिंग होगी तो कहीं ना कहीं काम डिस्टर्ब होगा। तो ये प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, और इस कार्य में वो ये निश्चित करता है कि कहीं भी काम में ओवरलैपिंग किसी भी हालत में नहीं हो। ओवरलैपिंग को हम अतिव्यापी मतलब एक ही काम को दो लोग कर रहे हैं या दो तरीके से किया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं काम को डिस्टर्ब करेगा। तो ये इंश्योर कराता है प्लानिंग कि ओवरलैपिंग ना हो और फिजूल खर्ची भी ना हो। जब एक ही काम को दो लोग अलग अलग तरीके से कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर ये एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ा देता है, कॉस्ट को बढ़ा देता है। तो फिजूल खर्ची को रोकने के लिए जरूरी है कि कोई भी काम किसी भी काम में ओवरलैपिंग ना हो। चौथा पॉइंट, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। जब प्रबंध में योजना बनाई जाती है, जब प्रबंध में योजना बताई जाती है तो नवीन विचारों को प्रोत्साहित किया जाता है, उसका स्कोप रखा जाता है कि जो लोग काम कर रहे हैं और वो काम करने के दौरान उनको जो अनुभव होता है उस आधार पर जब वो फीडबैक देते हैं तो योजनाकार या जो प्रबंधक योजना बनाने में संलग्न है वो बराबर ऐसे नवीन विचारों को, इनोवेटिव आइडियाज को अपने प्लानिंग में समाहित करते हैं, जोड़ लेते हैं, लगा लेते हैं, ताकि काम और बेहतर तरीके से हो सके। तो इसका स्कोप बराबर योजना में रहता है। और जब प्रारंभिक स्तर पर भी योजना बनाई जाती है तो लोगों से इसके फीडबैक्स, इसके बारे में जानकारियां एकत्र की जाती हैं। ऐसे ही रैंडमली कोई एक व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई योजना नहीं बना देता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो नवीन विचारों को प्रमोट करता है, प्रोत्साहित करता है, बराबर जगह देता है, और जब भी कोई अच्छे विचार आते हैं तो उनको अपने कार्य में, अपनी योजना में समाहित कर लेता है। पांचवा पॉइंट है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की सुविधा। प्लानिंग में बराबर इस बात पर जोर दिया जाता है कि निर्णय तत्क्षण हो, तत्काल हो, अविलंब हो, बिना किसी विलंब के हो। और अगर ये सुविधा उसमें योजना के दौरान कौन सा काम करना है, कब करना है, किन के द्वारा किया जाना है, कैसे किया जाना है, ये जब बना रहे होते हैं तो हम अन्य चीजों के साथ साथ इस बात पर भी बल देते हैं कि निर्णय आसानी से हो सके, कोई ऐसे लूप होल्स न हो जिसमें टालने की गुंजाइश हो। और जब टालने की गुंजाइश होगी तो निर्णय डिफिकल्ट होगा। तो योजना जो है, प्रबंध में योजना का जो पार्ट है उसमें महत्वपूर्ण है ये कि ये डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करता है, मतलब निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है, व्यवधान न आए ये सुनिश्चित करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। छठा पॉइंट है स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, नियंत्रण का एक प्रमाप निर्धारित करता है। हम जब योजना बनाते हैं तो योजना बनाते समय हर चीज जब तय कर लिया हमने कि क्या काम होना है, कैसे होना है, कब होना है, किन लोगों के द्वारा किया जाना है, मतलब किन एक्सपर्टीज की उनमें आवश्यकता होगी, कैसे हम जोखिम को कम करेंगे, फिजूल खर्ची को रोकेंगे, नए विचारों को कैसे जगह देंगे और कैसे निर्णय लेना आसान बनाएंगे, तो उसी समय नियंत्रण का प्रमाप भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर हम अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मापदंड रखेंगे, अलग अलग विधि रखेंगे उनके कार्य को देखने की, उन पर नियंत्रण रखने की, तो कहीं ना कहीं इससे संस्था प्रभावित होगी। छोटा सा उदाहरण अगर हम लोग ले लें
कि एक संस्था में 5 लोग काम करते हैं और एक प्रबंधक का बहुत करीबी व्यक्ति है और उसकी गलतियों को बराबर इग्नोर किया जाता है, लेकिन बाकी जो लोग काम करने वाले हैं उनसे हल्की सी भी गलती होती है तो बहुत कठोरता के साथ उनके साथ प्रबंधक पेश आता है। तो ये कुछ ऐसी स्थिति है कि ये दर्शाता है कि हर व्यक्ति के लिए जो नियंत्रण का स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग है वो अलग अलग है। यहां हम अपनी स्वेच्छा का इस्तेमाल करते हैं तो ये कहीं ना कहीं इनडिसिप्लिन को बढ़ाएगा और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी फिजूल खर्ची को बढ़ाएगी, समय बर्बाद करेगी और संस्था अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है योजना किसी भी प्रबंध के लिए, किसी भी संस्था के प्रबंध के लिए, कि योजना के अंतर्गत दिशा प्रदान करना, अनिश्चितता और जोखिम को कम करना, अतिव्यापी एवं फिजूल खर्ची को रोकना, मतलब ओवरलैपिंग कहीं ना हो, नवीन विचारों को बराबर प्रोत्साहित करना, निर्णय लेने की सुविधा देना और नियंत्रण का प्रमाप निर्धारित करना। अगर प्रमाप सही निर्धारित नहीं किया जाएगा तो योजना की जितनी भी चीजें हैं वो सब धरी की धरी रह जाएंगी और योजना बेकार हो जाएगी और हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषता। सबसे पहली विशेषता है कि ये लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। बराबर प्रबंध में योजना जो है उसको बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हमें अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना है और जब हमारा ये ऐसा विचार होगा तो निश्चित तौर पर योजना के माध्यम से हमें उसका मार्ग मिल जाता है। कहा जाता है कि योजना काफी व्यापक चीज है। ये प्रबंध में योजना की विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट है व्यापकता। तो योजना को व्यापक इसलिए कहा जाता है कि इसके लिए कोई निर्धारित सीमा नहीं है। हम अपनी योजना को जितना व्यापक चाहें बना सकते हैं, यही विशेषता है। प्रबंध में योजना की ये विशेषता है या सामान्य इसके गुण हैं कि योजनाएं व्यापक होती हैं। उस पर कोई सीमा रेखा उसकी ऐसी निर्धारित नहीं है कि आप ऐसी ही इतनी ही बड़ी योजना बना सकते हैं। आप योजना कुछ भी बना सकते हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। एक योजना आपने बनाई, उसके पैरेलल एक दूसरी योजना बनाई, एक तीसरी योजना बनाई, जो लक्ष्य था उसको ज़्यादा सुगमता से प्राप्त करने के लिए बाद में आपके सामने कुछ नए विचार आए, आपने उनको भी उसमें समाहित कर लिया। तो ये योजना की व्यापकता को दर्शाता है कि जब भी योजना हम बनाते हैं तो योजना पहले तो कि बहुत व्यापक होती है और उसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। कितनी भी बड़ी योजना हम बना सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन। सिर्फ योजना बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, लेकिन व्यापकता में कहीं कोई रुकावट नहीं है। तीसरा बिंदु, यह फ्यूचरिस्टिक होता है, भविष्य लक्षित होता है। योजना जब हम बनाते हैं तो वर्तमान के लिए योजना जब कार्य कर रहे हैं तो बहुत रेयर ऐसी चीजें होती हैं कि उनमें हम कुछ परिवर्तन किए, आज के समय में होता है। लेकिन हम जब योजना प्रारंभिक दौर पे बनाते हैं तो ये भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। भविष्य को ध्यान में रखकर बनाने का पर्पस ये है कि अभी जो दिख रहा है हमें आने वाले एक वर्ष के लिए, उसमें क्या क्या परिवर्तन संभावित है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम योजना बनाते हैं, जब हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग बराबर फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए कि भविष्य में मांग बढ़ने वाली है या भविष्य में मांग घटने वाली है। मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन अगर आने वाला है हमारे प्रोडक्ट से संबंधित, हमारे कार्य से संबंधित, तो वो कैसा परिवर्तन है, ताकि हम अपनी योजना में उसे समाहित कर लें, उसे डाल लें और समय के अनुरूप उसमें परिवर्तन हम कर पाएं।
तो भविष्य लक्षित होने का मतलब यही है कि भविष्य को लक्ष्य करके योजना बनाई जाती है कि आगे क्या दिख रहा है से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आगे क्या संभावित है। जो अनसर्टेनिटी है, क्या संभावित है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, कैसे चेंजेस आने वाले हैं, और हम उसमें अपने आप को कैसे एकोमोडेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, इन इवॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ये निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। जब हम लक्ष्य प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं, योजना की व्यापकता के साथ योजना के भविष्य को देखते हुए, मतलब अपने कंपनी के भविष्य को देखते हुए, तो स्वतः हमारे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। प्रबंध में योजना के कारण निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि हमें यह पता है कि क्या कुछ आगे होने वाला है। और जब ये हमें पता है या हमने अंदाज लगा रखा है और सिचुएशन हमारे सामने आता है, तो हमें तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जरूरी है कि निर्णयन क्षमता हमारी बेहतर हो। अगर बेहतर निर्णयन क्षमता नहीं होगी और हम निर्णय लेने में समय लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव प्रबंध की योजना पर पड़ेगी, संस्था की योजना पर पड़ेगी, और कहीं ना कहीं योजना हमारी पिछड़ जाएगी। इसलिए इसकी एक विशेषता ये है कि निर्णयन की क्षमता इसमें जबरदस्त होती है, और इसके लिए रास्ता बनाना पड़ता है। ये योजना का एक हिस्सा है। पांचवा पॉइंट है निरंतरता, मतलब कंटिन्यूएशन। जब हम योजना बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारी योजना में बराबर निरंतरता हो। अब इस निरंतरता का अर्थ है कि जो कुछ भी बनाकर हमने कार्य शुरू किया, जिस समय शुरू किया, जिस विधि से शुरू किया, जिन लोगों को लगाकर किया, उसमें बराबर निरंतरता रहे, कहीं रुकावट नहीं आए। अगर कोई व्यवधान आता है सारे रिसर्चेस, सारे एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोगों के बाद, तो प्रबंध इसकी योजना में स्कोप क्रिएट करता है कि तत्काल निर्णय लेकर के योजना में परिवर्तन किया जा सके कि जो व्यवधान आए हैं उनका क्या समाधान है, और काम की निरंतरता फिर बरकरार रहे। हल्के व्यवधान के बाद तत्काल काम की निरंतरता बहाल हो पाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम योजना अनुरूप निर्धारित लक्ष्य को निर्धारित समय के अंदर पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसमें निरंतरता होनी चाहिए। जो योजना निर्धारित है, किसी व्यवधान के कारण अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसमें हम परिवर्तन करते हैं, निर्णय एक तत्काल लेते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं, और परिवर्तन के साथ फिर निरंतरता मतलब कंटिन्यूएशन बनाए रखते हैं, ताकि कोई रुकावट न आए और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। छठा और अंतिम पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स का, विशेषताओं का, मानसिक व्यायाम। एक योजनाकार कभी भी योजना बनाने के बाद आराम से बैठता नहीं है। हर कदम पर उसकी नजर रहती है, नियंत्रण के उद्देश्य से भी, और उसको इवैल्यूएट करने के, मतलब उसको एग्जामिन करता रहता है कि जो भी उसने योजना बनाई है वो सही तरीके से और सही दिशा में अग्रसर हो रही है या नहीं, आगे बढ़ रही है या नहीं। अगर रुकावट आ रही है तो रुकावट का समाधान तुरंत तत्काल निर्णय के द्वारा, ताकि उसमें निरंतरता बनी रहे, वो लेता है। तो ये जितनी भी कार्यवाहियां हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश, उसकी व्यापकता, उसको इतना बृहत रखा जाए कि कहीं भी किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आए, भविष्य लक्षित होना चाहिए कि आज क्या दिख रहा है, आगे के लिए क्या क्या परिवर्तन संभावित हैं, इन सारी चीज़ों पर नज़र रखना, निर्णय जब जैसी जहां आवश्यकता हो तत्काल ले पाना, निरंतरता मतलब कहीं कोई व्यवधान है तो वो व्यवधान तत्काल दूर करना और उसको फिर कंटिन्यू कराना, ये सारी चीज़ें एक मेंटल एक्सरसाइज है, मानसिक व्यायाम है जो प्रबंधन को करना पड़ता है।
जो योजना बनाता है वो सिर्फ योजना बनाने तक सीमित नहीं रहता है, लगातार उस पर काम करता रहता है, और ये उसकी मानसिक व्यायाम की क्षमता को दर्शाता है। अगर ये क्षमता उसमें नहीं है तो कहीं ना कहीं हम योजना में पिछड़ जाएंगे, तत्काल उस पर निर्णय नहीं ले पाएंगे, उसकी निरंतरता को बरकरार नहीं रख पाएंगे। ऐसे में हमारा लक्ष्य जो है, हम लक्ष्य से काफ़ी पीछे रह जाएंगे। तो ये योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट, अब योजना की सीमाएं। जब हम योजना बनाते हैं तो ये एक तटस्थ, मतलब जहां कठोरता के साथ टिका होना, बहुत फ्लेक्सिबल होना है, लेकिन जरूरत के अनुरूप हर छोटी बात पर हम अपने निर्णयों को, अपनी योजना को परिवर्तित नहीं करेंगे। हम तभी योजनाओं को परिवर्तित करते हैं जब वो हमारे लक्ष्य से कहीं ना कहीं भटकने लगती हैं। तो इसमें काफ़ी रिजिडिटी होती है। जो योजना बनती है उसमें रिजिडिटी होती है, क्योंकि हम सारे मानसिक व्यायाम करने के बाद, सारे स्कोप्स को क्रिएट करने के बाद ये फाइनलाइज करते हैं। तो इसमें कठोरता होती है, रिजिड होता है ये। दूसरा है मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। गतिशील वातावरण में ये अक्षम होता है। बहुत अचानक से तत्काल अगर मार्केट कंडीशंस में परिवर्तन होते हैं तो वहां पर ये तत्काल अपने चीजों को बदल पाने में अक्षम होता है, क्योंकि योजनाएं जो बनती हैं वो लंबे समय के लिए बनती हैं, और लंबे समय की योजनाएं में मशीन, ट्रेंड मैन पावर, कैपिटल, अदर रिसोर्सेज, हर तरह की चीज़ की आवश्यकता होती है। उसमें ह्यूमन रिसोर्स भी होता है जो उसी वातावरण के लिए, उसी काम के लिए ट्रेंड किया जाता है। तत्काल अगर कोई परिवर्तन हो गया, कुछ गतिशीलता ऐसी आ गई, डायनेमिक सिचुएशन ऐसा पैदा हो गया, तो वहां पर योजनाएं तत्काल अपना स्वरूप बदल पाने में सक्षम नहीं होती हैं। वहां पर गतिशील वातावरण में अक्षम होती हैं। इनको थोड़ा वक्त चाहिए होता है कि अपने आप को बदल पाए। तीसरा बिंदु है रिड्यूस क्रिएटिविटी। रचनात्मकता का ह्रास होता है। ऐसा कहा जाता है कि हम योजना जब बनाते हैं तो हमारी कुछ सीमाएं होती हैं, और ये जो सीमाएं हैं वो कहीं ना कहीं रचनात्मकता को तोड़ती हैं। मतलब जो क्रिएटिव माइंड होता है उसको बराबर एक्टिव नहीं रहने देती हैं। तो जब हम क्रिएटिव माइंड को, क्रिएटिव ह्यूमन बीइंग को रोकते हैं उसकी क्रिएटिविटी से, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी का ह्रास होता है, वो रिड्यूस होता है। और चूंकि तत्काल में परिवर्तन असंभव सा है, किसी भी बड़े योजना पर अगर हम काम कर रहे हैं और अचानक से कोई परिस्थिति अगर पैदा हो गई, तो हम तत्काल उसके साथ कदम से कदम मिला करके नहीं चल पाते हैं। अपने आप को बदलने में हमें समय की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं ये रचनात्मकता को घटाता है। निश्चित तौर पर बराबर के लिए नहीं तोड़ता है और उसको खत्म करता है, लेकिन तात्कालिक जो रचनात्मकता है उसको कहीं ना कहीं ये रिड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज भारी लागत। जब हम लंबी योजना बनाते हैं, व्यापक योजना बनाते हैं, तो इसमें भारी लागत आती है। और वैसे में अगर कोई परिवर्तन, कोई सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि हमें उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, तो एक अलग खर्च सामने पैदा हो जाता है। क्योंकि हम किसी भी योजना को बनाने के लिए काफ़ी कुछ एक्सरसाइज हमको करने की आवश्यकता पड़ती है। मार्केट सर्वे करना पड़ता है, जो तकनीक इस्तेमाल हो रही है उनका सर्वे करना पड़ता है, उनके कॉस्ट को एनालाइज करना पड़ता है, और जो सारे परिवर्तन हम करेंगे अपने मैन पावर की ट्रेनिंग में और दूसरी चीज़ों में, उनमें क्या कॉस्ट आएगा। तो ये एक तो जो शुरू में हमने किया वो अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव है, भारी लागत उसमें आती है, और अचानक से अगर परिवर्तन का सिचुएशन आ गया तो वो एडिशनल कॉस्ट
इन्वॉल्व करता है। तो ये सीमाएं हैं कि हम तत्कालिक परिवर्तन न कर पाए, उसमें मुश्किल आती है भारी लागत के कारण। 5वां पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग। बड़ी बड़ी योजनाओं की जो सीमाएं हैं, जो उसकी रुकावटें हैं, उनमें समय की बर्बादी भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। योजनाएं जब एक बार बन गई और चल पड़ी तो तत्काल हम उसे नहीं रोक सकते हैं। परिवर्तन उसमें किया जाना चाहिए और परिवर्तन किए जाते हैं मार्केट कंडीशंस को देखते हुए, लेकिन तात्कालिक परिवर्तन की अगर परिस्थिति आ जाए तो पुरानी योजना जिस पर हम काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसे रोक देना होगा। क्योंकि अगर ये दिखे कि उस योजना पर काम करना कॉस्ट और दूसरे ह्यूमन रिसोर्स, सारी चीज़ों की बर्बादी है, रिसोर्सेज की बर्बादी है, तो हम काम को रोक देंगे और फिर से योजना को नया आकार देंगे। तत्काल रूप में योजना को नया आकार देना काफ़ी समय कंज्यूमिंग होता है और समय उसमें बर्बाद होता है। जो काम चल रहा था उसको रोक दिया गया, वहाँ बर्बादी हो रही है। तो ये सीमाएं हैं योजना के लिए, रुकावटें हैं कि जब हम योजना को बनाते हैं तो इस तरह की चीज़ें हमारे समक्ष आती हैं। 6वां पॉइंट है डज नॉट गारंटी सक्सेस। सफलता की अस्वस्थता नहीं होती। योजनाएं हम बनाते हैं सारे पॉजिटिव चीज़ों को दिमाग में रखते हुए, लेकिन सब कुछ के बावजूद यह निश्चित नहीं होता कि हम सफल होंगे। और यही कारण है कि योजनाओं में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है, लचीलापन रखा जाता है कि समय अनुरूप, ज़रूरत के अनुरूप उसमें परिवर्तन किया जाए। लेकिन जो भी परिवर्तन हम करेंगे उसमें समय लगेगा, उसमें लागत लगेगी और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी जो काम कर रही थी पुरानी योजना पर वो इफेक्टेड होगी। तो हमको हमारी जो सीमाएं हैं, रुकावटें हैं योजना के मामले में, वहाँ पर सफलता की अस्वस्थता नहीं होती। ऑल्दो सारे प्रकार के दिमाग, सारे प्रकार के मार्केट सर्वे और उपयुक्त ट्रेनिंग के साथ हम योजना बनाते हैं कि किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, किन मशीनरी की आवश्यकता होगी, किस प्रकार के ट्रेंड मैन पावर की आवश्यकता होगी, ताकि हम कम से कम समय में अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएं। बावजूद इसके सफलता की अस्वस्थता मतलब गारंटी नहीं होती। तो ये सीमाएं हैं और ये काफ़ी हद तक इसको प्रभावित करती हैं। मैं समझता हूँ कि इससे प्लानिंग जो चैप्टर है, इंडिपेंडेंट कार्य क्षेत्र है प्रबंध का पहला, वो काफ़ी हद तक स्पष्ट हो गया होगा। थैंक यू।